हेलो दोस्तों, गुरुदेव और कॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसका पहला अध्याय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी तरह से हर एक चैप्टर को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और सभी चैप्टर का लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के व्यापारिक संबंध यूनानियों से रहा। यूनान यूरोप का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा में एक देश है जिसे ग्रीस के नाम से भी आज जाना जाता है। और रही बात मध्यकाल की, तो मध्यकाल में भारत और यूरोप से जो व्यापार होते थे, जो कई मार्गों से होता था। ठीक है, ये हम यहाँ पे 3 मार्ग दिखाए गए हैं। तीनों मार्गों की विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। पहला मार्ग था फारस की खाड़ी। फारस खाड़ी तक समुद्र के रास्ते, फिर वहाँ से इराक और तुर्की ज़मीन के रास्ते और आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा तक पहुँचते थे। यह मार्ग बहुत ही प्रचलित मार्ग था क्योंकि यह मार्ग बिल्कुल सुदृढ़ एवं सुगम मार्ग था। आपको मैप में भी दिखाएंगे वो किस तरह से यह मार्ग अच्छा था, जिससे यह ज़्यादा प्रचलित मार्ग था। दूसरा मार्ग है लाल सागर होकर मिस्र के सिकंदरिया। मिस्र अफ्रीका का एक देश है और उसी के किनारे एक सिकंदरिया बंदरगाह है जिसे थल मार्ग होकर जाते थे और फिर वहाँ से समुद्र के जरिए वेनिस और जिनेवा यानी यूरोप पहुँचते थे। वेनिस और जिनेवा ये समुद्री के किनारे 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे समुद्री बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे जिससे सामानों को ले जाया जाता था और वहाँ से जहाज़ के द्वारा रोक करके सामान को उतारा जाता था। इसीलिए यूरोप में वेनिस और जिनेवा 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं, व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हैं। तीसरा मार्ग था स्थल मार्ग। यह मार्ग कम प्रचलित था, जो उत्तर पश्चिम के सीमा प्रांत के बोलन दर्रो एवं गोमल दर्रो से होकर मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर पार करते हुए स्थल मार्ग तक पहुँचते थे। यह मार्ग यह मार्ग को तय करने में काफ़ी समय लग जाता था और यह बहुत ही दुर्गम मार्ग था, जिसे दर्रों वगैरह को पार करनी पड़ती थी और बाल्टिक सागर को पार करते हुए मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर को पार करते हुए आना पड़ता था। इसी वजह से यह मार्ग बहुत ही कम प्रचलित था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों का हाथ में था। एशिया में जो व्यापार हो रहा था, अधिकांश व्यापार था जो अरब वासी कंट्रोल में थे, अरब वासियों के कंट्रोल कर रहे थे। और भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापारी थे जो इतालवी व्यापारी इसका कंट्रोल कर रहे थे, इनके अधिक अधिकार में था। इतालवी व्यापारी का अर्थ है इटली के व्यापारी। और यह व्यापार जो था, जो पूर्वी देशों के सब मसालों का कारण ही महत्व था। और यूरोप को भारत में व्यापार आने का कारण क्या था, इसको जानेंगे। गर्म मसालों को यूरोप में बहुत मांग थी। मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जाड़ों के समय में काली मिर्च और नमक को डले गोश्त पर ही वो लोग जिंदा रहते थे और इसे प्रिजर्व करने के लिए काली मिर्च और नमक का प्रयोग किया जाता था, उसे सर्व करके रखा जाता था, जिसे वह काफ़ी समय तक के प्रिजर्व करके रखते थे और उससे खाने के लिए होता था उन लोग के लिए। तो इसको अब थोड़ा मैप पे ले चलते हैं ताकि आप देख पाएंगे कि किस तरह से होता था व्यापार। यहाँ पे पहले ये मैप दिखा दें। ये इटली देश है, इस तरह से आते थे और यहाँ वेनिस देख रहे होंगे। वेनिस और यहाँ जिनेवा तक पहुँचते थे। और ये दोनों समुद्र के किनारे बिल्कुल जगह हैं ताकि यहाँ के बंदरगाह पे सामान को उतारा जा सकता है आसानी से। और ये जो क्षेत्र थे ये जो क्षेत्र जो बहुत ही आगे निकल चुके थे, क्योंकि व्यापारी के मामले में बहुत ही आगे और आर्थिक की दृष्टि से बहुत ही धनी मनी हो गए थे।
और अगला मैप दिखाएंगे, ये रहा, ये अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी, और ये है फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी से पहला मार्ग था जो बहुत प्रचलित था, जो आपको पहले बता चुके हैं। फारस की खाड़ी इस तरह से होते हुए देख रहे होंगे इराक, उसके बाद इस तरह से तुर्की, और इस तरह से इटली पहुंचते थे। और दूसरा मार्ग था जो ये वाला मार्ग था, यहाँ आप देख रहे होंगे ये गुजरात है, और इसे तो यहाँ भी बंदरगाह था। आगे बढ़ाएंगे, कैम्ब्रिया और भड़ौच जो गुजरात का एक बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह है। तो इस तरह से आते थे और इस तरह से जाते थे। जो यह मार्ग काफ़ी लंबा था, इसी वजह से ये मार्ग उतना प्रचलित नहीं था। और इसे फिर यहाँ है सिकंदरिया, यहाँ मिस्र है, जो मिस्र के यहाँ सिकंदरिया बंदरगाह है। यहाँ से कुछ दूर स्थल मार्ग जाते थे, यहाँ से समुद्र मार्ग होते हुए यहाँ से स्थल मार्ग जाते थे, और फिर इसके बाद वेनिस और जिनेवा तक यहाँ पहुँचते थे। यहाँ इटली में वेनिस और जिनेवा तक पहुँचते थे। तो फारस के खाड़ी वाला मार्ग देख रहे होंगे कि पहले ये समुद्री मार्ग गए, फिर स्थलीय मार्ग गए, स्थलीय मार्ग जाते समय फिर आगे समुद्र के जरिए जाना पड़ता था। तो आप मैप में देख चुके हैं। और तीसरा मार्ग था जो बहुत ही कम प्रचलित मार्ग था, और ये गोमल दर्रे और रूस वगैरह उत्तर पश्चिम प्रांत के सीमा प्रांत से पार करता हुआ, बाल्टी सागर को पार करता हुआ इस तरह से व्यापार करते थे। और यह मार्ग बहुत ही कम प्रचलित मार्ग था। तो आप तीनों मार्ग को देख चुके हैं। तो अब आगे देखें, 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। यूरोप के पूर्वी हिस्सा में एक जगह है जिसे कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता है, आधुनिक में तुर्की है, क्योंकि तुर्की ने इसे अपने अधिकार में कर लिया। क्योंकि अरबों के आक्रमण से कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया गया। अरबों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और तुर्कों के अधीन हो गया। और इस वजह से, इस कारण से पूर्वी देशों एवं पश्चिमी देशों का मार्ग तुर्कों का अधीन में आ गया, और यूरोप वासियों को अपने साम्राज्य होकर पूर्वी देशों का व्यापार करने से सुविधा देने से मना कर दिया। क्योंकि अरबवासी ही एशिया का कंट्रोल अरबवासी ही लोग कर रहे थे, जिससे कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया, और अपने मार्ग से तुर्कों को, इसे कुस्तुनतुनिया को तुर्कों में मिला करके अपने इस मार्ग से आने से रोक दिया गया, या अपने साम्राज्य से आने से, व्यापार करने से मना कर दिया गया। पहले वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया का जो व्यापार था, जो इसके अधिकार में था, जिस कारण से यूरोप के राष्ट्र स्पेन, पुर्तगाल व्यापार करने के लिए बहिष्कृत थे। उस तरह से उस मार्ग से आने के लिए ये नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल नहीं आ पाए, बिल्कुल व्यापार से अलग थे, क्योंकि इन लोग अपना कंट्रोल कर चुके थे। इस वजह से इन लोग को बाहर रखा गया, अपने व्यापार से बाहर रखा गया। परंतु गरम मसाले के लोभ में इन लोग बहुत लालायित थे और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। तो इसलिए पश्चिम यूरोप के नवीन राष्ट्रों भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों को पहुंचने के लिए कम जोखिम मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर दिए इन लोग। अरब, वेनिस और व्यापारियों के अधिकार को तोड़कर अब तो अरब और वेनिस जो व्यापारी कर रहे थे, इसको अधिकार को छोड़कर एक नया मार्ग ढूंढना चाहते थे, और तुर्की के झगड़ा से बचकर वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे। ऐसी करने के लिए पूरी तरह वो इन लोग समर्थ थे, इनकी इतनी पावर थी और इनके पास सभी सुविधाएं, समाधान थे। इसीलिए अपना नया मार्ग ढूंढने के लिए प्रारंभ कर दिए, और कम जोखिम मार्ग ही ढूंढना चाह रहे थे, ताकि आसानी से मार्ग से जाया जा सके और व्यापार को कंटिन्यू कर रख सकें। क्योंकि 15वीं शताब्दी के दौरान जहाज निर्माण, नौ परिवहन के विज्ञान का
विज्ञान का महान प्रगति हो चुकी थी। इन लोग विज्ञान के क्षेत्र में एवं जहाज के एवं दिशा सूचक के खोज के लिए बहुत ही आगे थे और ये पुर्तगाल और स्पेन दो अपने देशों में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता चलता था। इस वजह से दोनों विज्ञान एवं नौ परिवहन विभाग में बहुत ही आगे निकल चुके थे। यूरोप का पूर्ण जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उत्थान की भावना पैदा कर दी। यूरोप का पूर्ण जागरण एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको शॉर्ट में समझते चलेंगे। और यहाँ पश्चिमी यूरोप का तात्पर्य है स्पेन और पुर्तगाल से। तो यूरोप का पूर्ण जागरण में इसका मुख्य कारण था 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। और अरबवासियों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण किया और तुर्कों ने उसे अधिकार कर लिया, जिससे यूरोप और भारत से होने वाले व्यापार के मार्ग अवरुद्ध हो गए और तुर्कों ने अपने साम्राज्य से होने वाले व्यापार को मना कर दिया, जिससे इटली से होने वाले व्यापार भारत से नहीं हो पा रहे थे। लेकिन इन दो नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार करने के लिए ललायित थे और काली मिर्च वगैरह की वहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इसकी वजह से उन्हें रहा नहीं गया और वो भौगोलिक खोज के लिए निकलते हैं। और उसी समय की बात है, उस समय दिशा सूचक का भी खोज हो चुका था, जिससे समुद्र के जरिए आने जाने में और व्यापारिक मार्ग को पता लगाने में उसे सहायता प्रदान करती थी। और नए भौगोलिक का आविष्कार व्यापारिक मार्गों से खोज में पुर्तगाल बहुत आगे था। जो पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर सतत प्रयास से भौगोलिक खोज किया। इन्होंने अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा में 2 टापुओं पर भी अधिकार कर चुका और नवीन राष्ट्रों को भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। और ये भी पुर्तगाली प्रिंस हेनरी तो अफ्रीका को खोज करते हैं और एक और पुर्तगाली फिर बार्थोलोमेव डियाज जो नाविक हैं जो खोज के लिए निकलते हैं। इन्होंने उत्मासन द्वीप का खोज निकाला। समुद्र के जरिए होते हुए दक्षिणी हिस्से में पहुँचते हैं और यहाँ का ऐसा इन्वायरमेंट जैसा लग रहा था कि तूफान आ रहा हो, इसीलिए उन्होंने तूफानी अंतरिप का नाम दिया। और स्पेन के निवासी कोलंबस ने 1494 ईस्वी में भारत की खोज के लिए निकलते हैं और इन्होंने अमेरिका का खोज निकाला। इनकी जहन में ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी तो गोल है, तो इस एरिया को हम लोग छोड़कर भारत से व्यापार को, तुर्की की लड़ाई झगड़े को छोड़कर हमने भारत को इस रास्ते से खोज निकालेंगे। लेकिन इधर पड़ा उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका, तो अमेरिका जा पहुँचे और इन्होंने रेड इंडियन कहा, लेकिन वो इंडिया नहीं थे, वे अमेरिका के लोग थे। वो अलग देश था जिसे नई दुनिया के भी नाम से जानते हैं। और अगला पुर्तगाली नाविक फिर वास्को डी गामा उत्मासा अंतरिप होते हुए भारत की खोज की। इसकी भारत की खोज में एक गुजरात का पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने इसकी सहायता करते हैं भारत की खोज करे और भारत की खोज में मदद किए। इन नवीन राष्ट्रों ने खोज के उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी, आर्थिक लाभ कमाना था। इन नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल ने इसका मेन उद्देश्य था कि व्यापारिक मार्गों का खोज करेंगे और एवं आर्थिक लाभ कमाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हम यूरोप में फैलाकर अपना व्यापार को बढ़ाएंगे और लाभ कमाएंगे।
भारत के पश्चिम में मालाबार तट, कालीकट और कोचिन 2 प्राचीन बंदरगाह, और गुजरात के 2 प्राचीन बंदरगाह, बहुत ही प्राचीन बंदरगाह ये दोनों थे। इस बंदरगाह से पश्चिम देशों के साथ भारतीय व्यापार प्रमुख केंद्र थे। ये गुजरात से होकर यहाँ पे, और ये केरल का क्षेत्र में ये जो दोनों कालीकट और कोचिन और ये भड़ौच और कैमरे 2 बंदरगाह थे जो इधर यूरोप के यानी पूर्वी देशों में भेजा जाता था, पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। दक्षिणी पूर्वी एशिया जो इंडोनेशिया क्षेत्र है के मसाले, रेशम और चीनी मिट्टी इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थी। फिर यहाँ से पश्चिमी देशों के लिए भेजा जाता था। और इन प्रमुख भारतीय वस्तुएं थी सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियाँ। इस समय गुजरात के भारी मात्रा में सूती कपड़े निर्यात किए जा रहे थे। अफ्रीका होते हुए अपनी स्पेन और पुर्तगाल पहुँचते थे। इस समय गुजरात में भारी मात्रा में सूती कपड़े निर्यात होती थी। भारत के पूरे व्यापार का कोरोमंडल क्षेत्र में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की जो तट है, जो चेट्टियार समुदाय का कंट्रोल था, और बंगाल के खाड़ी में समूचे क्षेत्र और विशेष रूप से कोरोमंडल का मलक्का तक के व्यापार में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार के उनके साथ एक अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी था जो चुलिया मुसलमान कहलाता था और इनका कंट्रोल था। इस प्रकार भारत में पुर्तगाली का आगमन के समय विशेष समुद्री मार्गों में विशेष व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व रहा। भारत के यूरोपवासियों में आने का क्रम पहला पुर्तगीज है, दूसरा डच है, तीसरा अंग्रेज है, चौथा डेनिश है, पांचवा फ्रांसीसी है। जो पुर्तगीज और डच से पहले अंग्रेज ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खोल चुकी थी। यही पॉइंट को यहाँ पे दोहराया गया है। अंग्रेज डच के बाद आए, परंतु उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ही खोल चुकी थी, यानी स्थापना हो चुकी थी। तो वीडियो अभी यहाँ समाप्त होता है। इसके अगले टॉपिक से पुर्तगीज से शुरू करेंगे और इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके बाद सबके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो अगला वीडियो इस पे रहेगा, जहाँ तक पहुँच पाएगा वहाँ तक पहुँचाएँगे और एक वीडियो बनाएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।